बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऊपर से जो डांट पड़ी उसका नतीजा ये निकला है कि वज़ीर आज़म अब मुज़ाकरात पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। वही वज़ीर आज़म जिन्होंने 3 दिन पहले कहा था कि इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और रियासती ताकत के ज़ोर पर इन्हें पसपा किया जाएगा और पूरी कुव्वत से कुचल दिया जाएगा। ये इनका बड़ा वाज़ेह अज़म था और ये सिर्फ उनका ही नहीं, उनके वज़ीरों का भी बयान था, ख़ास तौर पर फवाद चौधरी और शेख रशीद। ये मुसलसल कह रहे थे कि मुज़ाकरात तब होंगे जब ये सड़कों से उठेंगे। बल्कि शेख रशीद तो मुज़ाकरात से सिरे से ही मुनकिर हो गए थे और उनका कहना था कि इनसे बात हुई थी कि ये मंगल की रात को सड़कों से उठ जाएंगे, अब बस उनके उठने का इंतज़ार है और बाकी बात ख़त्म है। और फवाद चौधरी कह रहे थे कि इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये दहशतगर्द हैं और इनको सड़कों से उठ जाएं, ये धरना ख़त्म करें, फिर शायद बात हो सकती है। लेकिन परसों जो डांट पड़ी, बहुत ज़्यादा डांट पड़ी और साफ बता दिया गया कि फ़ौज इस्तेमाल नहीं होगी तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ और आप ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि मुज़ाकरात करेंगे। तो उसका नतीजा ये निकला कि 2 जगह पर मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक मुज़ाकरात साद रज़वी के साथ हो रहे हैं, जिनको लाहौर से उठाकर इस्लामाबाद पहुँचाया गया था, और दूसरे उलमा की एक कमेटी से, उलमा के वफ़द से मुज़ाकरात हो रहे हैं। 2 मुज़ाकरात के अदवार हो चुके हैं और इसके नतीजे में फ़िलहाल सिर्फ एक बात तय पाई है कि हतमी नतीजा निकलने तक मुज़ाहरीन वज़ीराबाद में रहेंगे। तहरीक लब्बैक का जुलूस जो है वो वज़ीराबाद में क़याम करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। यानी वही सूरत हाल जो इससे पहले सादोगे में हुई थी कि जिसमें ये शेख रशीद ने कहा था कि मंगल की रात तक ये सादोगी में क़याम करेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। मंगल की रात को वज़ीर आज़म आएंगे तो फिर इनसे बात होगी। अब उलमा से जो बातचीत हुई उसमें भी बड़ी दिलचस्प बातें हुई। मसलन एक तो इमरान खान ने मुज़ाकरात पर आमादगी के साथ ये भी कहा कि मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होता, किसी से डरता नहीं, किसी के दबाव में नहीं आता। तो फिर उलमा ने जब एतराज़ किया कि ये शेख रशीद और मौलवी ताहिर अशरफी, इन दोनों को निकालो, इनकी मौजूदगी में हम नहीं बैठ सकते, वरना हम अगर इनको नहीं निकाला गया तो हम वापस चले जाएंगे। तो इमरान खान जो ब्लैकमेल नहीं होता किसी से, फ़ौरन ही उसने आर्डर कर दिया कि मौलवी ताहिर अशरफी और फवाद हुसैन दोनों इजलास से निकल जाएं। न सिर्फ ये है कि उन्हें इजलास से निकलने का हुक्म दिया गया, बल्कि बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसका शेड्यूल जारी हो चुका था कि इसमें फवाद चौधरी खिताब करेंगे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी फवाद चौधरी को निकाल दिया गया। उलमा ने जो मुतालबा किया मेन वो ये था, वो फ्रांसीसी सफ़ीर पर तो इतना उन्होंने इसरार नहीं किया, लेकिन रिहाई और दूसरे जो सैकड़ों कारकुनान हैं तहरीक लब्बैक के जो गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया। तो इमरान खान पहले तो जिस तरह वो कहता है कि डट गया कप्तान, डट के खड़ा है कप्तान, डट गया और कहने लगा कि उसको तो मैं किसी सूरत रिहा नहीं करूँगा, इससे फिर ये कमज़ोरी का तासुर जाएगा और जो दूसरे लोग हैं गिरफ्तार वो भी कहेंगे कि हमें भी रिहा करो। हालांकि उसकी ये बात बिल्कुल गलत थी। साद रज़वी का या दूसरे लोगों की गिरफ्तारी का मसला इस तरह है कि साद रज़वी की रिहाई का आर्डर हाई कोर्ट दे चुकी है और हुकूमत इस रिहाई के हुक्म के ख़िलाफ़ रेव्यू बोर्ड में गई जिसने रिहाई रोक दी। यानी ये रिहाई अदालत के बस में नहीं रही, ये हुकूमत ने अपने हाथ में ले ली, यानी अदालत से मामला आगे निकल गया। तो जब उलमा ने ज़्यादा ज़ोर दिया तो फिर इसने एक लचक ज़ाहिर करते हुए ये कहा कि अगर अदालत रिहा कर दे तो हमें एतराज़ नहीं। अब अदालत तो तब रिहा करेगी जब आप रेव्यू बोर्ड से दरख्वास्त जो है वापस लेंगे, वरना वो दरख्वास्त पर जब अदालत फ़ैसला करेगी, रिव्यू बोर्ड फ़ैसला करेगा तो रिहा हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि रिहाई का एक रास्ता निकालने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। लेकिन ये पल में तोला, पल में माशा वाली बात है। अब कल को ये आस वापस नहीं लेते और इसरार करते हैं कि इसको साद रिजवी को गिरफ़्तार रखा जाए, तो फिर सूरत हाल बदल भी सकती है। लेकिन ये इमरान खान का खासा है, वो यू टर्न लेता है, बात से मुकर जाता है। नोटिफिकेशन के मसले पर वो आर्मी चीफ से मुकर गया था, यानी वर्बल अप्रूवल देने के अगले ही रोज़ उसने एतराज़ कर दिया कि ये तो मैंने तो मंजूरी नहीं दी, मैंने तो कोई इजाज़त नहीं दी, आप समरी भेजें फिर फैसला होगा। यानी इस तरह की ये धोखेबाजी की इसकी सरिश्त में है और इसी तरह की वारदात ये तहरीक लब्बैक वालों से भी कर सकता है और माजी में इसने की है। मसलन माजी में जो मुआहदा हुआ जिसके बारे में कल वो मौलवी नूरुल्लाह कादरी जो इनका वज़ीर हज है, उसने कहा कि ये जो मुआहदा हुआ था वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से हुआ। यानी वो जो फैसल बावडा वगैरह वज़ीर झूठ बोल रहे थे मुसलसल कि वज़ीर आज़म को तो इन मुआहदों का इल्म ही नहीं। और ये अलग बात है कि इस तरह की बात करके वो इमरान खान की
हैसियत को उन्होंने मशकूक बना दिया कि ये कैसा वज़ीर आज़म है जिसके वज़ीर अपने तौर पर मुआहदे करते फिरते हैं। तो नूरुल्लाह कादरी ने कहा कि ये मुआहदा वज़ीर आज़म की मर्ज़ी से हुआ था, उनके हुक्म पर हुआ था। तो इस मुआहदे में 2 बातें तय हुई थी कि एक तो ये सारे गिरफ्तार शुदगान रिहा कर दिए जाएंगे और दूसरा ये है साद रिजवी समेत, और दूसरा ये है कि फ्रांसीसी सफ़ीर वाला जो मुतालबा है, जो उनका मेन मुतालबा है तहरीक लब्बैक का, उसको पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, पार्लियामेंट फैसला करेगी कि क्या करना है। लेकिन ये उससे मुकर गए और अब उस पार्लियामेंट में लाने से गुरेज कर रहे हैं। मतलब ये है कि ये वादा फिर क्यों किया था जिसको आप पूरा नहीं कर सकते थे। ये खुली धोखेबाजी थी और उसी धोखेबाजी की बुनियाद पर मामला आगे बढ़ाया इमरान खान ने, और इसकी सोच थी कि मैं ऐसे फ़ौज और रेंजर्स के ज़रिए कुचल दूंगा, फ़ौज गोलियाँ चलाएगी, ये ज़ाहिर फ़ौज का मुकाबला तो मुजाहिरीन नहीं कर सकते और ये पसपा हो जाएगी, बात ख़त्म हो जाएगी और जो खून खराबी की जिम्मेदारी है वो फ़ौज पर आएगी और रेंजर्स पर आएगी। हम कह सकेंगे कि जनाब फ़ौज ने और रेंजर्स ने क़ुव्वत का, ताकत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया, लेकिन फ़ौज ने तो एक ही झटके में इसकी सारी गेम नाकाम बना दी, उलट पलटा दी और साफ कह दिया कि आप इसको मुज़ाकरात से हल करें, फ़ौज को हम नहीं भेजेंगे, फ़ौज इस्तेमाल नहीं होगी, यहाँ तक कि रेंजर्स भी गोली नहीं चलाएगी, ये तक कह दिया गया। और जो उस मीटिंग में फवाद चौधरी पर को भी डांट डपट का निशाना बनाया गया कि ये तुम किस तरह के बयान दे रहे हो, इश्तियाल दिला रहे हो, आग को बुझाने के बजाय इसे ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हो। तो यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि फिर फवाद चौधरी के पीछे कौन है। तो बात यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये कोई गेम तो लगती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर से लगती है और उस तरह की नहीं है जिस तरह पीटीआई के लोग मसलसल, सिर्फ पीटीआई के वज़ीर और तर्जमान ही नहीं बल्कि उसके हामी लिखाड़ी और एंकर टीवी पर जो बैठे हुए हैं, इनके मेज़बान या टीवी टॉक शोज़ में आने वाले मुबस्सरीन, तहरीक इंसाफ के हामी, वो भी एक ही बात कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक के डांडे भारत से मिलते हैं, वहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप इनकी मदद कर रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आपको आपके नोटिस में लानी है, आपकी इल्मती होगी, वो ये है कि पाकिस्तान के जितने भी फ़िरक़े हैं मुसलमानों के, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, बरेलवी और शिया, जितने भी फ़िरक़े हैं, सक़ाफ़ती तौर पर और एतक़ादी तौर पर इनका जो मर्जा है, एतक़ादात एक तो है ना मसलक की बुनियादी, वो तो ज़ाहिर है उनका ताल्लुक़ तो इस्लाम के इब्तदाई अदवार से है, वहाँ से ये एतक़ादात चले। मेरी मुराद उन एतक़ादात से है जो इम्तियाज़ी है, यानी यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से। तो ये तमाम फ़िरक़ों के जो मराकज़ हैं ये भारत में वाक़ है। मसलन देवबंदी फ़िरका बहुत बड़ा फ़िरका है और इसकी निस्बत देवबंद से है जो भारत के शहर में है, जहाँ देवबंदियों का सबसे बड़ा मदरसा जामिल उलूम कायम है और पाकिस्तान भर के देवबंदी उस मरकज़ देवबंद को बड़ी अहमियत देते हैं और वहीं से ये सारा सिलसिला चला। बरेलवी बहुत बड़ा फ़िरका है, तो इनका जो मर्जा है वो है बरेली में मौलाना अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का मदरसा और उनका वहाँ पर उनका मज़ार भी है, दरगाह भी है। तो ये बरेलवी मसलक के जो इमाम हैं वो इसी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं और वो बरेली ही में सज्जादा नशीनी करते हैं, तो बरेलवी वहाँ से रहनुमाई लेते हैं। पाकिस्तान के शिया जो अपने इम्तियाज़ी मसाइल हैं उनमें लखनऊ इनका मरकज़ है, बहुत बड़ा मरकज़ है। लखनऊ के जो जितने भी ये बड़े बड़े उलमाए दीन हैं शिया मज़हब के, वो लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी बात को बड़ी अहमियत मिलती है। इसी तरह जमात अहले हदीस का मरकज़ बनारस में है, वहाँ बनारस के उलमा को ये पाकिस्तान की जमात अहले हदीस वाले बहुत अहमियत देते हैं। और इसी तरह जो दूसरी जमातें हैं मज़हबी या सियासी या नज़रियाती या फ़िक्री, मसलन जमात इस्लामी है, तो उसकी बुनियाद भी भारत में रखी गई थी और आज भी दिल्ली जमात इस्लामी इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो दिल्ली है और वहाँ के जो मुसन्नफ़ीन है, वहाँ जो उनकी अकेडमी है रिसर्च करने वाली, वहाँ से जो किताबें छपती हैं वो पाकिस्तान की जमात इस्लामी भी उनको ख़रीदती है और अपने तरबियत गाहों में और अपने अरकान के निसाब में से शामिल करती है। इसी तरह जो मज़हबी फ़िक्री तहरीकें हैं जिनमें अवाम शरीक नहीं है लेकिन ख़वास की हद तक महदूद है, तो उनके मरकज़ भी भारत में है। मसलन ये जो फ़िक्र फ़राही के लोग हैं जिनकी नुमाइंदगी मौलाना जावेद गामदी साहब करते हैं, तो इनका मरकज़ भी वहाँ वो सराय मीर जहाँ मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही का मरकज़ था, वहाँ से ये मदद लेते हैं रहनुमाई में। तबलीगी जमात का मरकज़ दिल्ली में है और मौलाना वहीदुद्दीन ख़ान साहब मरहूम, उनका मरकज़ भी दिल्ली में है, उनके हल्का फ़िक्र के लोग पाकिस्तान में है।
इसी तरह नदवी मकतब फ़िक्र के जो लोग खालस इल्मी किस्म के वो सरगर्मियाँ करते हैं और अवामी सतह पर वो काम नहीं करते, तो उनका भी आज़मगढ़ में, और एक नदवी हल्का वो है जो मौलाना अबुल हसन नदवी से मुतअस्सर है, तो उनका मरकज़ लखनऊ में है। इस तरह जितनी भी मुसलमानों की फ़िक्री, मजहबी, मसलकी जितनी भी तहरीकें हैं या फ़िरके हैं, इन सब के मराकज़ भारत में हैं। तो जब यहाँ मसलन बरेलवियों पर कोई मसला बनेगा तो हिंदुस्तान के बरेलवी मुसलमान उनकी हमायत में मज़ामीन भी लिखेंगे अपने अखबारों में, अपने रिसालों में, और अब सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया पर भी आएंगे। इसी तरह अगर देवबंदियों के ख़िलाफ़ कुछ होता है या देवबंदियों के साथ कोई मसला होता है तो इंडिया के जो जितने देवबंदी हैं वो मदद को आएंगे, इनकी हमायत करेंगे। जमात इस्लामी पाकिस्तान पर कोई मसला होता है तो इंडिया की जमात इस्लामी आगे आएगी। शिया सुन्नी किसी भी ग्रोह के साथ कोई भी वारदात होती है, अच्छी या बुरी, तो हिंदुस्तान के मुसलमान, ये हमें याद रखना चाहिए कि 1947 से पहले ये कलकत्ता से लेकर पेशावर तक के सारे मुसलमान एक वहदत थे, और वो वहदत अमली तौर पर अब भी मौजूद है, अगरचे पाकिस्तान और इंडिया की बाहमी दुश्मनी की वजह से उन्हें राब्तों में रुकावटें पेश आती हैं, लेकिन ये राब्ते टूटे नहीं हैं और टूट सकते भी नहीं हैं। तो वहाँ से अगर किसी ग्रुप की हमायत करते हैं वहाँ के मुसलमान, यहाँ के मुसलमानों के किसी ग्रुप की हिमायत करते हैं, तो इससे आप इंडिया की साजिश कैसे कह सकते हैं? ये दीदा दानिस्ता एक बेईमानी और बददियानती है और आवाम को गुमराह करने की कोशिश है। तहरीक लब्बैक पर जितने आप दूसरे इल्ज़ामात अगर लगाएं कि ये तशद्दुद के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर अपना एजेंडा नाफज करना चाहती है, तो इस इल्ज़ाम में मैं भी आपके साथ हूँ। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये भारतीय राह के कहने पर या भारतीय हुकूमत के कहने पर, जिस तरह की वज़ीर आज़म इमरान खान ने उलमा के साथ गुफ्तगू करते हुए एक नहायत गैर ज़िम्मेदाराना बात की कि भारत हालात से फ़ायदा उठा रहा है, उनका इशारा भी इसी तरफ था कि वो तहरीक लब्बैक को इस्तेमाल कर रहा है। तो भारत तहरीक लब्बैक को किस तरह इस्तेमाल कर सकता है, जबकि तहरीक लब्बैक भारत ने नहीं बनाई, और ये जिन्होंने बनाई आपके इल्म में है, सबके इल्म में, पूरी दुनिया के इल्म में है। जिन लोगों ने इसे बनाया और जिन लोगों ने 2014 के बाद से पैदा होने वाले बहरान के दरमियान में आकर 2017 में इससे इस्तेमाल किया इलेक्शन में, और 2018 के इलेक्शन में इस्तेमाल किया, और मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, क्या उनको पता नहीं था कि ये तहरीक लब्बैक के लोग भारत के एजेंट हैं, या ये लोग उस वक्त मुहब्बे वतन थे, अब भारत के एजेंट बन गए हैं? ये हालात को बिगाड़ने और आवाम को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से की जा रही है। असल मसला कुछ और है। असल मसला ये है कि आपने एक तरीक़ाकार इस्तेमाल किया उस वक्त की मुंतखब जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए, नाकाम करने के लिए। अब वो आपके गले पड़ गया है। तो इल्ज़ाम देना है तो आप अपने आप को दें, ख़ुद को दें, किसी और को ना दें, भारत को ना दें, अफ़गानिस्तान को ना दें। माजी में हमने देखा कि पाकिस्तान में कोई भी गड़बड़ हुई और अपनी नाकामी को मानने के बजाय इस बात के कि ये कहा जाए कि हाँ हमसे कोई कमज़ोरी रह गई, हम मामलात को कंट्रोल नहीं कर सके, सीधा इल्ज़ाम लगा दिया गया कि ये अफ़गानिस्तान की तरफ से हो रहा है। हालांकि अफ़गानिस्तान में इनकी अपनी हुकूमत थी अशरफ गनी की, जिसको जितवाने के लिए हमारे इदारे भी इस्तेमाल हुए और जिनके जराने इमरान खान से भी थे। तो इसी तरह ये तहरीक लब्बैक का मसला है, ये एक मुल्की मसला है, इसका गैर मुल्क से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बाहर से कोई साजिश नहीं हो रही, कोई ताना बाना बाहर से नहीं मिल रहा। जितने ताने बाने हैं पाकिस्तान के अंदर है और आपके इल्म में है। नाज़रीन, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं, इससे ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं। एक अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान जो जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े रहनुमाएँ और गैर सियासी शख्सियत है, उनकी आर्मी चीफ जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात का मतलब ये है कि फ़ौज इस मसले को, इस संगीन बहरान को हुकूमत पर छोड़ना काफ़ी नहीं समझती। वो ख़ुद इसकी निगरानी कर रही है और वो ख़ुद इसके मामलात को देख रही है कि ये बहरान किस तरह हल हो सकता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की बाजवा साहब से मुलाकात जो है वो इस बात का इशारा है कि पाक फ़ौज को इस मामले पर बहुत ज़्यादा तशवीश है और वो इसे हल करने में संजीदा किरदार अदा करना चाहती नहीं है, बल्कि अदा कर रही है। क्योंकि हुकूमत के रहमो करम पर अगर हालात को छोड़ दिया गया तो ये बहरान इससे भी ज़्यादा संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। अब भी अगर इमरान खान साद रज़वी की रिहाई पर तैयार हो जाएं
تو یہ بحران جو ہے اس کی شدت کم ہو سکتی ہے، کیونکہ جو فرانسیسی سفیر کے انخلاء کا مطالبہ ہے تو اس پر علماء حضرات کے ذریعے تحریک لبیک کو کنونس کیا جا سکتا ہے، اور لیکن یہ رستہ مذاکرات سے ہوگا، نہ کہ گولی کے ذریعے سے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو مذاق بنا دیا ہے، پورے اس سڑک کو سینکڑوں جگہ سے سڑک کو تباہ کر دیا گیا ہے، خندقیں کھودی گئی ہیں، دیواریں لگائی گئی ہیں، رکاوٹیں تعمیر کی گئی ہیں، اور پورے شمالی پنجاب کو ایک عذاب میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ اس حکومت کی صرف نااہلی نہیں ہے، بلکہ اس کی مجرمانہ قسم کی واردات ہے، جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ ماضی میں بھی بڑے بڑے جلوس نکلے، اور یہ دھرنے اور لانگ مارچ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حالیہ تاریخ دیکھیں جو ضیاء الحق کے بعد سے شروع ہوئی، تو اس میں بے نظیر نے بھی لانگ مارچ کیا، جماعت اسلامی نے بھی لانگ مارچ کیا، ضیاء الحق کے دور میں اہل تشیع حضرات نے بھی دھرنا دیا، ہزارہ برادری نے کوئٹہ میں دھرنے دیے، بہت سارے معاملات ہوئے، اور بھی کتنے واقعات کی مثال دی جا سکتی ہے، لیکن کسی موقع پر اس طرح کا مجرمانہ بندوبست نہیں دیکھا گیا جس طرح کہ اب دیکھا گیا ہے۔ یعنی جی ٹی روڈ کو عملاً انہوں نے ختم کر دیا ہے، اور وہاں سے آمد و رفت جو ہے معطل ہے، شہری عذاب میں ہے، اور اس کی وجہ، اس مجرمانہ واردات کی وجہ صرف یہ ہے کہ روحانی رہونیاتی اس کی جو طاقت ہے فیملی کے اندر، اس نے اس کو کہا ہے کہ اگر چناب کا پل عبور کر لیا تو نرت ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا، بربادی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ دریائے چناب کو عبور کرنے سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ ساری بربادی کی ہے۔ جادو ٹونے کی زور پر ہر کام ہو رہا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا۔ اور آخر میں ایک لطیفہ یہ ہے کہ عمران خان نے علماء سے کہا کہ اگر فرانسیسی سفیر کو نکالا تو یورپی ملک ہمارا بائیکاٹ کر دیں گے، جس کے نتیجے میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ یعنی اب جو مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے وہ عمران خان کے خیال میں طوفان نہیں ہے۔ اس لطیفے پر ہنسنے کے سوا یا رونے کے سوا اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو ناظرین، انہی گزارشات پر اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔